नहीं छोड़ना अब ससुराल। आधे बाल उड़े हुए, उम्र जरा 36-37 की। जीवन की ज्यादा इच्छा बची हुई कुछ खास नहीं दिख रही थी चेहरे पर फिर भी वरुण शिल्पा को देखने उसके घर के सोफे पर कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ था। नमस्ते आंटी जी, ये है मेरा दोस्त वरुण। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही सज्जन लड़का है। बेटा बोलना तो नहीं चाहिए, ये बाल ये सुंदरता सब भगवान की देन होती है, पर हमारी शिल्पा तो सिर्फ 28 की है, उसके सामने वरुण ज़रा बड़ा नहीं लग रहा। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की वरुण जी? शादी तो की थी मैंने, पर मेरी शादी टूट चुकी है। मैं एक डाइवोर्सी हूँ। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का चाचा मुंह क्यों खोल देता है? तो आपकी पिछली मैरिज टूटी क्यों और कैसे? ये कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब वरुण 25 साल का एक जवान लड़का था। हवा में अपने बाल लहराते परफ्यूम मारकर वरुण अपने घर से निकल रहा था। सब्जी लाने भेजा जा रहा है साहब आपको, पर आप तो सज धज के ऐसे जा रहे हैं जैसे दुल्हन लेकर आएंगे। हाँ तो मेरा बेटा लगता ही है दूल्हे जैसा, आज नहीं तो कल दुल्हन तो लानी है ना मेरे राजा बेटा को। क्या पापा, आप भी ना, शादी की उम्र हो गई है मेरी। ऐसे आपकी तरह सैंडो गंजी में घूमता रहूंगा ना तो लगती लगती शादियां भी टूटने लगेगी मेरी। और वैसे भी मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मम्मी ने बुलाया। सब्जी लेने वरुण मार्केट पहुंचता है। भैया 2 केजी आलू तोल दो। मानना पड़ेगा भैया आपको, मेरी रेडी पर सारी की सारी औरतें आती है सिवा आपके, और सबकी एक ही शिकायत होती है कि हमारे पति मार्केटिंग में हमारी मदद नहीं करते। जिस लड़की को आप जैसा पति मिल जाए वो तो गंगा नहा लेगी। सब्जी वाले की बात सुनकर वहीं सब्जी ले रही रोजी कहती है, सच में आप रोज सब्जी लेने आते हैं? हाँ, वो क्या है ना, मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है और पापा तो दुकान में बैठते हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सब कुछ किया है, पर अगर जवान बेटे के रहते हुए उन्हें काम करना पड़े तो लानत है मुझ पर। मैं आधा 1 घंटा ज़रा जल्दी उठ जाता हूँ ताकि मम्मी का सारा काम कर दूँ। वरुण की बात सुनकर किसी भी और लड़की की तरह रोजी उसे देखती रह जाती है। फिर तो हर रोज दोनों सब्जी मार्केट में मिलने लगे, पर आज वरुण को रोजी नहीं दिख रही थी। क्या फालतू किस्मत है भाई तेरी, तू लड़की को देखता है और लड़की गायब हो जाती है। लगता है मुझ में कोई शक्ति है, अगर मैं मुसीबतों को देखूं तो क्या वो भी गायब हो जाएंगी? यही सोचते सोचते वरुण वापस अपने घर लौटता है। तो दूल्हे राजा तैयार है घोड़ी चढ़ने के लिए आप? मैं समझा नहीं मम्मी। आपके लिए लड़की का रिश्ता आया है। तस्वीर से तो लड़की मुझे भी जच रही है, ज़रा तू भी देख ले। अगल बगल पता करते हैं, लड़की के बारे में सब सही निकला तो चले जाएंगे देखने। और इत्तेफाकन ये तस्वीर किसी और की नहीं, रोजी की होती है। उसकी तस्वीर देखते ही वरुण खिल जाता है। फिर काहे की खोजबीन, वरुण का परिवार तो रोजी को देखने उसके घर जाता है और उसी वक्त दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की सगाई भी हो जाती है। ये मोबाइल फ़ोन मेरी तरफ से आपके लिए। मोबाइल नंबर मांगने का अच्छा तरीका है वरुण जी, पर मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करती। क्या? ये तो मैं मान ही नहीं सकता। आज के ज़माने में कौन है ऐसा जो फ़ोन यूज़ नहीं करता? मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, वक्त कहाँ होता है। मेरे पास फ़ोन होगा तो डिस्टर्बेंस भी तो होगी, और वैसे भी इंतज़ार का मज़ा कुछ और ही है वरुण जी। वरुण ने कभी ऐसी सीधी सादी लड़की देखी नहीं थी। उसके लिए ये अरेंज मैरिज कम लव मैरिज ज़्यादा हो चुकी थी, और 1 महीने के बाद रोजी बहू बनकर वरुण के घर आ जाती है। पर कहते हैं ना, जब किस्मत में कंकर लिखे हो तो हीरे हाथ नहीं लगते। रोजी और वरुण के बीच मीठी मीठी बातें हो रही थी, चलिए हम भी सुनते हैं। आज लगता है मानो मेरा कोई सदियों पुराना सपना पूरा हो गया है। लगता ही नहीं कि मैं तुम्हें 1 महीने पहले मिला हूँ। बस बस बस, और कितनी तारीफ करोगे मेरी? अब ये दूध पी लो। वरुण जैसे ही दूध पीकर बिस्तर पर लेटता है, रोजी कहती है, अब मुझे ना ज़रा घुटन सी लग रही है, मैं थोड़ा बाहर होकर आती हूँ वरुण जी। अरे एसी तो फुल चल रही है, फिर तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है बाबू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है शादी की तैयारियों में तुम ज़्यादा ही थक गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, तुम आराम करो ना, मैं 10 मिनट बाहर टहल कर आती हूँ, मुझे ठीक लगेगा। और लाल जोड़े में सजी धजी रोजी धीरे से घर का दरवाज़ा खोलकर घर के आंगन में टहलने लगती है। कुछ देर टहलने के बाद रोजी वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रोजी अपने मायके से लाए हुए बर्तन का सेट निकालती है और प्लेट्स को डाइनिंग टेबल पर सजाती है। इतनी छोटी छोटी कटोरी, इतनी सी कटोरी में क्या सब्जी आएगी?
वही तो मैं देख रहा हूँ। और ये प्लेट तो अपने है भी नहीं, इतने छोटे प्लेट, लगता है कोई खिलौना दे दिया है बहू ने। तभी रोजी रसोई से बाहर आती है और इडली के साइज के फुलके लाकर सभी के प्लेट में परोस देती है। सभी की कटोरी में एक आलू, जरा सी ग्रेवी और 2 छोटे से फुलके। खाइए खाइए ना वरुण जी। 2 फुलके बहू? ज़्यादा हो गया ना बाबूजी, मुझे लगा ही इस उम्र में ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, पर नाश्ते में तो इतना खा ही सकते ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाइए, तब तक मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ी तो किचन में जाकर किचन साफ करके तवा तक धोकर रख देती है ताकि कोई चाह कर भी फिर से रोटियां ना मांग सके। आप तो इसी में परेशान हो गए होंगे ना। अरे पर ये तो शुरुआत थी। एक शाम जब विनीता मंदिर गई थी, उसके पीछे से पड़ोसन सुशीला उसे मिलने आती है और सुशीला को देखती ही रोज़ी अपने मायके से आया बर्तन का दूसरा सेट निकालती है और सुशीला के लिए लस्सी लेकर आती है। बाप रे बाप बहू, इतने बड़े ग्लास में लस्सी देगी तू? तब तो इसी से पेट भर जाएगा मेरा, फिर रात में क्या खाऊंगी मैं? इतने से क्या होता है आंटी जी, मैं तो अपने मायके से बड़े बड़े बर्तनों का सेट लेकर आई हूँ कि सभी को ज़्यादा सब्जियाँ परोस सकूँ, ज़्यादा शरबत पिला सकूँ। पर वो क्या है ना, मैं हूँ तो बहू, हो सकता है घर वालों को बार बार मांगने में संकोच हो, इसीलिए ना मेरे पापा ने बर्तन का सेट मुझे साथ में दिया था। रोज़ी की बात सुनकर सुशीला चौंक जाती है और उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट जाती है। एक दोपहर मनोज अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास लेकर जाता है जहां रोज़ी पहले से खड़ी थी। ये क्या है पापा जी, आप फिर से शर्ट ले आए? सुबह ही तो आपके कपड़े धोए थे ना मैंने। अब ऐसे बार बार आप कपड़े निकालते रहेंगे तो फिर तो हो गया, मैं कोई काम वाली तो हूं नहीं। अरे पर बहू, सुबह तो मैंने कपड़े निकाले ही नहीं थे, वो शर्ट पैंट तो वरुण की थी। रख दीजिए फिर कपड़े यहाँ पर पापा जी। रोज़ी अपने ससुर के सामने तो चुप हो जाती है, पर सीधा अपने कमरे में बड़बड़ाती हुई जाती है। कितनी भी जान दे दो किसी के लिए, पर पराये तो पराये ही रहते। ये सब पापा जी ने मेरे साथ किया होता तो मुझे एक बार के लिए समझ में भी आता, पर तुम्हारे साथ। अरे क्या हो गया डार्लिंग, ये खुद में क्या बोले जा रही हो तुम? अब पापा तुम्हारे कपड़ों को अपने कपड़ों से अलग समझने लगे। इस घर में नजर रखी जाने लगी है तुम्हारी चीजों पर कि तुम्हारे कपड़े कितने धोने में जाते हैं, कितने नहीं। और नजर रखी जाएगी क्यों नहीं, दुकान में तो पापा भी रहते हैं और कपड़े धोने में बिजली लगती है, सर्फ लगता है, उन्हें लगता है कि उनके पैसे जा रहे हैं। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम रोज़ी? अरे तुम तो दिन भर दुकान पर रहते हो, तुम्हारे पीछे से इस घर में कितनी बातें होती है क्या बताऊं। मेरे पास तो फोन तक नहीं है कि मैं अपने मायके में फोन कर सकूं, ना ही मेरे सर पर मेरी माँ है। मेरे लिए तो मेरी सास ही मेरी माँ है वरुण, पर मम्मी जी का मैं क्या बताऊं। दिन भर सारा काम करती हूँ पर मम्मी जी से झाड़ू पोछा तक नहीं लगाया जाता। और इसी तरह बोल बोल कर रोज़ी वरुण के दिमाग में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भर देती है कि अगली सुबह जब विनीता पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने के लिए निकल रही थी, वरुण अपनी माँ से कहता है, घर पर इतना काम पड़ा हो और हम मंदिर में भगवान की पूजा के लिए जाए तो वो पूजा भी फल नहीं देता मम्मी। भगवान तो तुम्हारी बहू में भी है, तो ज़रा उसके बारे में तो सोचो और थोड़ी सी साफ सफाई कर दिया करो, इससे तुम्हारे शरीर में भी तर्राहट बनी रहेगी। एक थप्पड़ मारूंगा ना कनपट्टी के नीचे पूरा मुंह सूज जाएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बदतमीजी से बात करने की अपनी माँ से? बोलना तो नहीं चाहिए पापा, पर बचपन से आपने यही तो किया है मेरे साथ। पहले मेरे साथ किया, अब मेरी बीवी के साथ वही कर रहे हैं। लोग ठीक ही कहते हैं, एक उम्र के बाद माँ बाप से अलग होने में ही फायदा है। तो हो जाना अलग, वो उस ठिकाने आ जाएंगे जब आटे दाल चावल का भाव पता लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप जी, क्यों बेकार में बात बढ़ा रहे हैं। एक बार बात बढ़ गई है ना मम्मी जी, फिर तो बढ़ती ही जाएगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए, परिवार में प्यार बना रहना चाहिए। घूम फिर कर विनीता की सास के पास था ही कौन, उसका एक बेटा वरुण। तो होना तो वही था जो वो चाहता। रोज़ी अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी तो चाहती थी, पर अपने ससुराल वालों को साथ में नहीं रखना चाहती थी, और वो जो चाहती थी वो कर भी लेती थी। शहर में एक मकान और एक फ्लैट हो, मकान खुला रहे और फ्लैट बंद रहे, शोभा देता है क्या? आखिरकार मैंने ये फ्लैट खुलवा ही लिया, सास ससुर को बर्दाश्त करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से लाइफ जीऊंगी मैं। और वरुण के साथ सेपरेट होते ही रोज़ी के खाने पीने, रहने, कपड़े पहनने सभी का ढंग बदल जाता है। वरुण रात को 9 बजे दुकान से घर लौटता है, जहां वो देखता है कि उसकी बीवी 1 पीस पहनकर सजी धजी पहले ही तैयार बैठी हुई है। बेबी आज मैंने खाना नहीं बनाया, चलो ना बाहर चलते हैं। हाँ, वैसे भी वहाँ से फ्री होने के बाद तुम्हें घूमने फिरने का मौका कहाँ मिला है। कितनी सुंदर लग रही है तुम,
टेंशन फ्री जो हो, चेहरे पर रौनक आ गई है। वरुण रोजी को डिनर पर लेकर जाता है और उसे शॉपिंग करवाता है। पहले कुछ दिन तो सब अच्छा चलता है, पर फिर उसके बाद एक रोज वरुण जब दुकान से अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी घर पर ही नहीं है। वरुण उसे फोन लगाता है पर वो फोन भी नहीं उठाती। रात के 2 बजे नशे की हालत में रोजी दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा नहीं खोला जाता क्या तुमसे? पागल समझा है क्या मुझे? चलो हटो सामने से। दिन भर अपनी सहेलियों के साथ घूमती हो तुम, घर पर पार्टी करती हो, उनके घर जाती हो। ये बाकी रह गया था तुम्हारा डिस्को जाकर नशा करना। और रात में ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो आसपास वालों के कानों तक भी पहुंचती है। अगली सुबह गुस्से में वरुण बिना कुछ खाए ऑफिस जाता है और बिस्तर पर एक नोट छोड़ जाता है। तुम्हारी ये सजा है कि अब तुम कहीं भी जाओगी तो सिर्फ मेरे साथ। अब तक रोजी पर कंट्रोल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बेटा जी, ये तो होगा नहीं। आपने मुझे बाहर जाने से मना किया है ना। रोजी अपने घर से निकलना तो बंद कर देती है, पर उसकी फ्रेंड्स तो उसके घर आ ही सकती है। वो अपने शरीर और माथे पर मेकअप से चोट का निशान बना लेती है। रोजी, तेरे माथे पर क्या है? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, बस वो जरा फिसल गई थी मैं। अच्छा, तो फिसल गई थी? रात में भी तेरे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जीजू ने हाथ उठाया है क्या? अब मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम सब बैठो। कोई नहीं बैठेगा यहाँ। देख, पास में ही ना बहुत अच्छा चाट वाला आया है। चल कर चाट खाते। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरा मतलब है तुम लोग जाओ। और रोजी इस तरह अपने फ्लैट के पड़ोसियों को बिना बताए इस बारे में हिंट दे देती है कि उसे घर से जाना मना है। संडे की सुबह। मैंने तुम पर ज्यादा सख्ती बरत दी यार, आई एम सॉरी। काहे का सॉरी? सॉरी नहीं चाहिए मुझे, 40,000 रुपये चाहिए। दो। 40,000? बिजली बिल, राशन का खर्च, सोसाइटी के मेंटेनेंस के पैसे मैं अपनी जेब से भरूं क्या? इसीलिए लेकर आए थे मुझे तुम? ये पार्टियां क्यों करती हूं मैं? ताकि सेक्रेटरी की वाइफ से मेरी बनी रहे। इसी कारण तो पिछले 2 महीने से उससे सोसाइटी के मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं मांगे थे मुझसे। और मेरी फ्रेंड दिया, उसकी दुकान से सारा राशन डिस्काउंट पर आ जाता था, पर तुमने तो मेरा सब जगह उठना बैठना ही बंद करवा दिया। तो भरो पैसे। अरे बेकार की बातें मत करो तुम। और फिर रोजी जानबूझकर षड्यंत्र करना शुरू कर देती है। बर्तनों को इधर उधर फेंक कर आवाजें करने लगती है। अब तो ये हर रोज का हो गया था। किसी दिन किसी बात पर लड़ाई तो किसी दिन किसी बात पर। अकेला वरुण अपने परिवार से दूर हो चुका था। उसके पास सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं था। और एक दिन ऐसी ही लड़ाई कर रोजी अपने मायके जाकर बैठ जाती है और वरुण को कॉल करके प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए कहती है। 1.5 साल रही हूं मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी दुकान का हिस्सा मेरा भी बनता है। बापू, तुम छोटी सी बात को इतनी बड़ी क्यों कर रही हो? मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, तैयार रहना। रोजी को मनाने और वापस लाने वरुण अपने ससुराल पहुंचता है। भैया देखिए, वरुण आ गया, वो मुझे फिर से मारेगा। ओए गजनी की औलाद, ऐसा मारूंगा ना कहीं का नहीं बचेगा तू। साले साहब, मियाँ बीवी के बीच में आप मत बोलिए। पड़ोसियों ने सब बताया है मुझे कि कैसे तुम मेरी बेटी को मारते हो। पहले तुम्हारे माँ बाप ने इसे टॉर्चर किया और अब तुम। केदार, हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या तूने? निकाल इसे यहाँ से। रोजी के बाप और भाई मिलकर वरुण की जमकर धुलाई करते हैं। वरुण की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अड़ोस पड़ोस वालों के लिए वो जल्लाद था। यहाँ तक कि सोसाइटी मीटिंग में उसे बिल्डिंग से निकालने तक का मुद्दा उठाया जाता है। और इस सब के बाद रोजी अपने पति पर दहेज मांगने और मारपीट करने का केस भी कर देती है। टूटी फूटी हालत में वरुण एक पार्क में बैठा हुआ था, जहां उसे उसका दोस्त विनोद मिलता है। वरुण विनोद को सारी बात बताता है। ये तो बुरा फंसा है उसने तुझे। तू सामने से केस कर रोजी पर। आजकल ना ऐसे बहुत केस हैंडल कर रहा हूँ मैं। उसने पहले तुझे कमज़ोर करने के लिए तेरे परिवार वालों से अलग किया, और जैसे ही तू अलग हुआ उसने हथौड़ा मार दिया। तेरा केस दोनों तरफ से वीक कर दिया है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो बीवी का क्या होता है। मैंने देखा है जज साहब, सुहाग रात की रात बेचारी रोजी अपने घर के बाहर थी। जो पति पहली रात को ऐसा कर सकता है, वो बंद दरवाजों में क्या क्या करता होगा बेचारी के साथ। अब तो मानते ना जज साहब, इस लड़के ने मुझ पर और मेरे पिताजी पर भी हाथ उठाया है। सारे गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि वरुण। एक मिनट जज साहब,
मेरे पास इस पेन ड्राइव में सारे प्रूफ है कि कैसे रोजी अपने चेहरे पर मेकअप करके चोट का निशान बनाती थी। वरुण के ससुराल वाले जब उसे मार रहे थे तो सड़क पर लगे एक कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। ये दोनों प्रूफ मैं पेश करना चाहता हूँ। जैसे ही विनोद उस पेन ड्राइव को जज साहब को देने जाता है, केदार भागता हुआ आता है और उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है। कस्तूरपुर के गुंडे को जेल पहुंचाएगा तो तेरे बाप को निकल जाऊंगा मैं भूतनी के। पेन ड्राइव में तो कुछ नहीं था, पर अब आपको सब पता चल चुका होगा जज साहब। रोजी और उसके भाइयों और पिता को वरुण के साथ मारपीट करने, उसे उसके परिवार के खिलाफ भड़काने और उसके पैसों का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और अगर वरुण चाहे तो अपनी बीवी पर मानहानि का केस कर सकता है। वरुण अपनी बीवी से तलाक लेकर वापस अपने परिवार वालों के साथ रहना शुरू कर देता है। विनोद ने अपने दोस्त को उस बुरी शादी से तो बचा लिया था, पर अब वरुण के मन में जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। विनोद अपने दोस्त को वापस वैसा ही बनाने की कोशिश में जुट जाता है और ऐसे में वो पहुंचते हैं शिल्पा के घर। तो ये थी मेरी कहानी। हम बाद में बताते हैं बेटा। बाद में नहीं मम्मी, जिस लड़के में इतनी सच्चाई हो, शादी करूंगी तो मैं उसी से। शिल्पा का दिल वरुण की सच्चाई पर आ जाता है। वो वरुण से शादी कर लेती है और वरुण के दिल में शादी को लेकर जो भी डर पैदा हो गए थे, शिल्पा उन्हें एक एक करके हटा देती है और वरुण की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।